हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट, मापन का संप्रत्यय। और ये जो है हमारा बीएड सेकेंड ईयर का क्लास है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो है बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास है ये, ठीक है। तो बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारा बुक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो उसके बाद वो बुक हम लोग कर रहे हैं। नॉलेज एंड करिकुलम जो बुक था वो हमारा ख़त्म हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग जो है सेकेंड पेपर ही स्टार्ट किए हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और इसका आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट, आज हम लोग मेज़रमेंट का डेफिनेशन समझेंगे। इसके पहले असेसमेंट था, तो असेसमेंट हम कर चुके हैं। आज मेजरमेंट देखते हैं। देखिए, असेसमेंट का डेफिनेशन, असेसमेंट से क्या हम समझते हैं, और असेसमेंट के जो भी बोल सकते हैं प्रकृति या फिर कैरेक्टरिस्टिक, वो हम कर लिए हैं। अभी हमें मेजरमेंट जानना है, फिर उसके बाद हमें इवेल्युएशन जानना है, मूल्यांकन। तो इस पेपर में हमारा 3 ये मेन है, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये तीनों के ऊपर जो है आगे जाकर के आपको मैथ्स मिलने वाला है। तो अगर आप अभी इसका थ्योरी अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसके ऊपर जो मैथ्स आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो चलिए मेजरमेंट देखते हैं है क्या। मापन मुख्यतः आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंध रखता है। बात को ध्यान से देखिएगा, आंकड़ों को एकत्रित करने से मतलब कि डेटा को जो है हम गैदर करते हैं, डेटा को जो हम जमा करते हैं, वो मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट क्या होता है? डेटा से रिलेटेड रहता है। डेटा को जो हम इकट्ठा करते हैं उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। जैसे किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का मापन किसी साधन या परीक्षा द्वारा किया जाता है। यह साधन रेटिंग स्केल, तालिका, उपलब्धि परीक्षा, साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची आदि हो सकते हैं। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। मापन क्या होता है? अंकात्मक रूप, यानी कि अंकों से हम जिसको प्रदर्शित कर सकते हैं वो मापन कहलाता है। इसमें अंक दिए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उनमें अंक देना मापन का उदाहरण है। जो आप लोग का कॉपी चेक होता है और उसमें आप लोगों को जो मार्क्स दिया जाता है वो आप लोग का मेजरमेंट का ही एग्जाम्पल है। मापन प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ गुणों एवं उपलब्धियों का मापन अंकात्मक रूप से करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है मेजरमेंट का, इसमें जो है किसी भी इंसान के जो भी उन्होंने उनके लाइफ में अचीव किया है, जो उनके गुण हैं, उसको माप करके, उसको मेजरमेंट करके अंक रूप दिया जाता है। वो जो है मापन कहलाता है। गुणों और योग्यताओं का मापन एक निश्चित समय सीमा में अच्छी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ गुणों को ले लिया जाता है जिसे हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इन्हीं कंस्ट्रक्ट को अध्ययन का आधार बनाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान जीवन से जुड़ा होता है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम मेजरमेंट करेंगे, अब मान लीजिए किसी इंसान का हमको मेजरमेंट करना है, किसी गुण का और उसकी उपलब्धियों का, तो हम उसके पूरे गुणों को अगर ले करके चलेंगे तो वो मेजरमेंट में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पूरा टाइम ही लग जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसके कुछ बेस, जो बोलते हैं ना एवरेज लिया जाना, तो वैसे ही जो है एवरेज कुछ उसकी चीज़ें ले ली जाती है, उसके एवरेज जो गुण हैं वो ले लिए जाते हैं। और जब एवरेज तरीके से उनके गुण या उसकी उपलब्धियों को लिया जाता है, उसको इसमें नाम क्या दिया जाता है? कंस्ट्रक्ट। उसको नाम क्या दिया जाता है? कंस्ट्रक्ट। ये एक एक वर्ड आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आगे इसके ऊपर जब मैथ्स आएगा तो कंस्ट्रक्ट जब हम करेंगे या कंस्ट्रक्ट लिखा रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है। जब हमारे पास बहुत सारे गुण, बहुत सारी उपलब्धि, जिसका भी हमें मेजरमेंट करना है, उसका हम लोग जो है एक आधार बनाते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को ले करके हम उसको आधार बनाते हैं, उसे हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं।
अब आइए देखते हैं मापन क्रिया के तीन पहलू। मापन यानी कि मेजरमेंट जो प्रोसेस है उसके कौन कौन से तीन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है शील गुण का चुनाव करना तथा उसे परिभाषित करना। सिलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग द ट्रेट। पहले अब ट्रेट को जो गुण है उसको चुनाव करना है और उसको परिभाषित। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत से गुणों का समावेश है। अब किसी इंसान की पर्सनालिटी को आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है, उसका आपको मापन करना है, तो उसके मापन में हमें कुछ गुण तो चुनने होंगे ना उसके व्यक्तित्व में। मान लीजिए कि किसी एक इंसान का आपको पर्सनालिटी जो है मेजर करना है, पर्सनालिटी मेजरमेंट करना है, तो उसमें आप उसके कुछ गुण लेंगे। उसमें हो सकता है हम ये ले लें कि उस इंसान को जो है गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या फिर वो बहुत इमोशनल है, कुछ ऐसी चीज़ों को हम आधार बनाएंगे, राइट। तो पहला हमारा जो होता है कि हम उसके कुछ गुणों को जो है कुछ गुणों का चुनाव करते हैं, फिर उसे परिभाषित करते हैं। जैसे इसमें हम क्या ले सकते हैं, जिस प्रकार सागर की सभी लहरों को गिनना कठिन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के असंख्य गुणों का अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए व्यक्ति के कुछ गुणों का चयन कर लिया जाता है और उसे परिभाषित कर लिया जाता है। भौतिक गुणों की तुलना में मानसिक गुणों को परिभाषित करना बहुत कठिन है। मापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शील गुणों को निश्चित शब्दों में परिभाषित कर दिया जाता है, उसकी फिर स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। तो ये पहला प्रोसेस होता है जिसमें हमें इंसान के गुणों को चुनना होता है। ऐसे तो है बहुत सारे गुण, लेकिन उसमें से चुनेंगे कोई एक या दो, तो वो चुनना होता है। दूसरा हमारा प्रोसेस है संक्रियाओं एवं व्यवहारों को निश्चित करना, डिटरमाइनिंग सेट ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या है? मापन क्रिया का दूसरा पहलू उन संक्रिया विन्यासों को सुनिश्चित करना है जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक या मापनकर्ता ने उसके शील गुणों की व्याख्या की है। अब देखिए, अब इंसान के जो व्यवहार होते हैं, जो उसके काम करने का तरीका होता है, उसको निश्चित किया जाता है, उसको एकदम क्लियर, उसको जो है उसके बारे में जांचा परखा जाता है और उसको सुनिश्चित किया जाता है। और शील गुण की परिभाषा और उसमें प्रयोग संक्रियाओं के बीच आपस में संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसमें से जो गुण चुने गए थे और इनके बिहेवियर, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन बनाया जाता है कि आखिरकार जिस मेजरमेंट के लिए हम जा रहे हैं वो सही रास्ते पे है कि नहीं। तो पहला हमारा कार्य क्या होता है, उनके कुछ गुणों को चुनना, और फिर दूसरा हमारा क्या काम होता है, उनके बिहेवियर को है जो निश्चित करना कि वो कैसे व्यवहार करते हैं, और फिर इनको दोनों के बीच में रिलेशन देखना कि ये हमने जो शील गुण चूज किया है और हमने जो है इनके व्यवहारों को निश्चित किया है, दोनों में संबंध है या नहीं। अर्थात किसी कंस्ट्रक्ट को परिभाषित करने से पूर्व हम उसमें प्रयोग होने वाली संक्रियाओं को जोड़ देते हैं। मापन प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा दूसरा कार्य यह है कि निर्धारित शील गुण की व्यवहारगत परिभाषा देते हुए उसमें प्रयोग होने वाली संक्रिया विन्यास को निर्धारित किया जाए। तीसरा हमारा इसका एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट है शील गुणों को मात्रांकित करना, क्वांटिफाइंग द ट्रेट्स। मापन प्रक्रिया के तीसरे में उपयुक्त व्यवहारों को चुनकर अंकात्मक रूप प्रदान करना है। मापन हमें दो चीजें बताता है, कितने और कितने, मतलब हाउ मेनी एंड हाउ मच। गणित का एक प्रश्न पत्र एक विद्यार्थी को बहुत सरल लगता है तथा दूसरे विद्यार्थी को बहुत कठिन लगता है। हम इन दोनों विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर की समानता और उनके दृष्टिकोण के बारे में नहीं बता सकते। ऐसे हालात में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यताओं को ऐसी स्पष्टता देनी होती है जिससे वे इसके बारे में उचित मात्रा में बता सके। तो ये जो चीज़ है हमारा तीसरा, कि हम जो हमने गुण चूज किए हैं, जो हमने उसके व्यवहारों को सिलेक्ट किया है,
उसको अंक का रूप देना। मतलब कि मान लीजिए कि उसके जो गुण चूज किए गए वो ये थे कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। फिर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया और निश्चित किया गया कि हाँ उसको गुस्सा आता है। 2-3 एग्जाम्पल लिए गए जिसमें उसको टाइम टू टाइम पे उसका बिहेवियर जो है अटैकिंग है या अग्रेसिव है, ये हमने देखा। ठीक है, अब हम उसे जो है नंबर देंगे, अंक देंगे कि उसके व्यवहार और उसके जो ट्रेट है, गुण है, उसमें हम कितने अंक दे सकते हैं। मतलब कि उसको कन्वर्ट करना। अगर आउट ऑफ 10 हमें उसे रेट करना है कि 10 के अंदर इसको अगर हम पूछे कि इसको गुस्सा कितना आता है, कितने 10 में से कितना नंबर देंगे इसके गुस्से की वजह से, तो उसको हम अंक देंगे। तो जैसे 10 में से मान लीजिए अगर उसको गुस्सा बहुत आता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई 8 या 9। ठीक है, तो उसको हमने एक नंबरिंग दे दिया, एक हमने उसे रेट कर दिया। यही जो होता है हमारा तीसरा प्रोसेस होता है, तीसरा पहलू होता है किसका? मापन का, मेजरमेंट का। शैक्षिक मापन की विशेषताएं। अब हमें यही सब सारा चीज जो हम एजुकेशन में भी यूज करते हैं, तो इसमें कैसे यूज करते हैं वो हमें जानना है। आइए, सबसे पहले मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु यानी एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता। यह किसी काल्पनिक मानक के सापेक्ष होता है। मतलब कि इसमें कहीं भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। आप मेजर कर रहे हैं तो आप 0 से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा है, मापन में इकाइयां निश्चित नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक एक जैसा नहीं होता। तो ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हर एक इंसान जो है एक दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो जो इकाई, जो चीज़ें हम एक दूसरे व्यक्ति को मापने के लिए कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें हम दूसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि का पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगा सकते। किसी व्यक्ति की उपलब्धि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, बल्कि किसी अन्य कार्य या व्यवहार से मापा जा सकता है। मापन किसी व्यक्ति की विशेष उपलब्धि का मापन शुद्धता से करता है। मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायता करता है। मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की तुलना में लाभदायक है। तो देखिए, शिक्षा में अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, एजुकेशन में मेजरमेंट को, तो हम क्या करेंगे? बच्चों पे यूज करेंगे, बच्चों की पर्सनालिटी को मेजर करेंगे, उसके जो है बिहेवियर को मेजर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में जो है हम सेम यूनिट यूज नहीं कर सकते, सेम इकाई यूज नहीं कर सकते। इसमें जो है एग्जैक्टली किसी के बुद्धि के बारे में बताया नहीं जा सकता। उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जब हम मेजरमेंट को शैक्षिक दृष्टि से यूज करते हैं, एजुकेशन में यूज करते हैं, तो इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। अब हम देखेंगे इवेल्युएशन। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन, ये जो कॉम्बिनेशन है AME का, इसको अच्छे से कीजिएगा। AME का कॉम्बिनेशन से ही आगे मैथ्स मिलेगा। मूल्यांकन का अर्थ, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और अध्यापक की निर्देशन विधि पर बहुत प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु उनके सुधार में भी सहायता करता है। अब इवैल्यूएशन क्या है? देखिए, कोठारी आयोग भी हुआ, उसमें भी ये बोला गया था कि मूल्यांकन जो है एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है जो कि एजुकेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं चलता है तो बहुत सारी कमियां जो है शिक्षा में आ जाती हैं। इसके कंटिन्यूअस चलने से क्या होता है कि ना कि ओनली बच्चों में सुधार, बल्कि टीचर भी अपने पढ़ाने के तरीके में, अपने टीचिंग मेथड में, अपने इंस्ट्रक्शंस मेथड में चेंज ला सकते हैं, जो ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है मूल्यांकन बोल सकते हैं कि शिक्षा के लिए, एजुकेशन में जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है।
मूल्यांकन की वजह से ही हमें कमी का पता चलता है, उस कमी को हम दूर कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं। JW राइटस्टोन के अनुसार मूल्यांकन एक नवीन प्रविधिक पद है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, देखिए मापन का जो आपको इवेल्युएशन का दिया जरा मूल्यांकन का, तो पहले तो कोठारी आयोग के द्वारा है, ये डेफिनेशन ये लिख लीजिएगा। फिर दूसरा आपका जो है JW राइटस्टोन के अनुसार है। फिर तीसरा जो है NCERT के अनुसार है। तो 3 डेफिनेशन आपको मिल गए। आइए इसका कार्य क्षेत्र देखते हैं। स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, ऐसी शिक्षा जिस पर बच्चे के सर्वांगीण विकास का दायित्व तो है कि मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होना चाहिए। अब देखिए एजुकेशन में हमारा अब जो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट करना नहीं रह गया है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट से हम मतलब लगाते हैं। तो जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब रख रहे हैं, तो जब हम इसका इवेल्युएशन करेंगे, जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे, तो वो भी तो बड़ा होगा, उसका भी तो कार्य क्षेत्र, मतलब एकेडमिक का इवेल्युएशन अलग होगा, स्पोर्ट्स का इवेल्युएशन अलग होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज का इवेल्युएशन अलग होगा। तो इस तरह से इवेल्युएशन का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन का क्षेत्र विस्तृत है, वो कोई संकुचित नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसीलिए मूल्यांकन का भी क्षेत्र बड़ा हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार आजकल स्कूलों में बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसके शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं भावात्मक विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे शिक्षा के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के विस्तृत क्षेत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो शिक्षा के इतने एजुकेशन का आजकल उद्देश्य इतना वाइड और इतना बोल सकते हैं कि वास्ट हो चुका है कि इवेल्युएशन का रोल भी उसकी वजह से इसमें वास्ट हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि शिक्षा के जो उद्देश्य है इनका मूल्यांकन किस तरह से हम कर सकते हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए मूल्यांकन करते टाइम में। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का मूल्यांकन, तो सभी क्लास स्कूल में जितने भी क्लासेस है सबका मूल्यांकन, सभी सब्जेक्ट का मूल्यांकन, छात्रों की योग्यताओं एवं कुशलताओं का विभिन्न परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन, स्टूडेंट्स की एबिलिटी, अब हर स्टूडेंट तो अलग अलग है एक दूसरे से, तो उनकी योग्यताएं भी अलग अलग होंगी। तो स्टूडेंट की एबिलिटी, उनके कुशलता, जो उनकी कैपेबिलिटीज है, उनका अलग अलग तरीकों द्वारा, एक ही परीक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो दौड़ में लगा दिया तो उसी में देख लेते हैं कौन अच्छा है, क्योंकि सभी बच्चे अलग हैं। तो हर क्षेत्र में जो है उनका और अलग अलग परीक्षण के द्वारा जो है उनका मूल्यांकन किया जाना। विभिन्न स्तरों पर बच्चे के शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना, फिजिकल डेवलपमेंट का जो है इवेल्युएशन करना, बच्चों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन करना, बच्चों के नैतिक विकास एवं मूल्यों का मूल्यांकन करना, बच्चों के मानसिक, भावात्मक एवं संवेगात्मक विकास का मूल्यांकन करना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के हर एक क्षेत्र में जो है, हर एक एरिया में जो है बच्चों का मूल्यांकन का जरूरी है। इस तरह से का क्षेत्र जो है काफी वाइड हो गया है और हर जगह जो है ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये रहा आपका मूल्यांकन हुआ और यहाँ पे रहा मेजरमेंट। देखिए ये जो है आपका मेजरमेंट और फिर इवेल्युएशन और हमारा असेसमेंट, इसके ऊपर अब मैथ्स मिलेंगे तो रेडी रहिएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में और कैरेक्टरिस्टिक और ये जानेंगे और एक दो जो है मैथ्स अब लेना हम स्टार्ट कर देंगे। आपको थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान भी दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैथ्स है तो आप जितना मैथ्स को समझोगे, बनाओगे, तभी आप लोगों को जो है मार्क्स आएगा। सिर्फ इसमें रटने से, सिर्फ थ्योरी तो है नहीं, दोनों मिक्स करके आता है, तो दोनों पार्ट को आपको समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा
उसमें हम मैथ्स को टच करेंगे, किस तरह के मैथ्स करने हैं वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, वो भी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर इंग्लिश में है मेज़रमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ मेज़रमेंट। फिर उसके बाद से आपको मिलेगा, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग जो मैं हिंदी में समझाती हूँ ट्राई कीजिए उसको भी ट्रांसलेट करने का। कुछ कुछ पॉइंट्स में मुझे इसमें जो है हिंदी के नोट्स ही ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, इंग्लिश का नोट्स उतना अच्छा नहीं है, तो ट्राई कीजिए कि आप हिंदी को ही इंग्लिश में करने के लिए। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगी कि आप लोग को नोट्स में प्रोवाइड करूं। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, इम्पॉर्टेंट बुक है और मार्क्स तभी आ पाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे कल मिलेंगे या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि कल 1 जनवरी है तो मे बी कल नहीं मिले हम, तो कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए और अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। चलिए, थैंक यू।